खास महिला दिनानिमित्त 1 ते 8 मार्च मिळून साऱ्या जणीचा स्त्री विचार जागर सप्ताह. यात ऐकूया नारी समता मंचची संस्थापक सदस्य आणि नर्मदा बचाव आंदोलनाची ज्येष्ठ कार्यकर्ती साधना ददीश हिच्या आठवणी आणि तिच्याबरोबरच्या गप्पा. महिला दिन जिंदाबाद. था अपने यहाँ. जहाँ तक मैंने देखा मध्य प्रदेश में एक हमारा शासन के साथ नरम गरम रुख चलता रहता था, क्योंकि खास करके ये अपने चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह, उन्होंने सॉफ्ट भूमिका ली थी. फिर एस.सी. शुक्ला ने भी कुछ सवाल उठाए थे नर्मदा बांध को लेकर. मैं ये नहीं कह सकती कि पूरी राजनीति थी, पर उन्होंने कंपेयर टू, मतलब गुजरात सरकार हमको एकदम ही नंबर 1 लगती थी काले हिसाब से, पर महाराष्ट्र सरकार का पूरा मुझे कई बार लगता है रुख ऐसा रहा कि कुछ बातचीत भी मत करो और कुछ काम भी मत करो. हमको कुछ आशाएं थी. शरद पवार जैसे नेता है जिनका कुछ सोशलिस्ट के साथ कभी कभार कुछ रहा है, वो कुछ बातचीत से मानेंगे. हाँ, ये था कि मेधा का अनशन हुआ तो बातचीत करने के लिए आते थे, पर अब लुकिंग बैक ऐसा लगता है कि वो एक इस तरह का लड़ाई रही कि वो चाहे कितना भी लंबा समय खींच सकते थे, और आंदोलनकारियों के लिए उतना लंबा समय खींचना ये मुश्किल होता जाता था. और एक प्रकार से ऐसा हो जाता, तो मैं कई बार कहती हूँ यार ये तो 3 साल में बदल जाएंगे, पर केशव और नूर जी कहाँ 3 साल में बदल जाएंगे. वो तो उनके लिए तो वही आंदोलन वही चल रहा है. तो एक समय जरूर आया था कि लगा कि आंदोलन की मोडस ऑपरेंडी भी कुछ बदलनी चाहिए क्या, पर और कुछ मार्ग उपलब्ध ही नहीं थे. और जब जल समर्पण की बात आई थी, घोषणा देने में ठीक था डूबेंगे पर हटेंगे नहीं, पर जब एक्चुअली ये करना है तो बहुत डरावनी भी बात लगती थी, क्योंकि उसका परिणाम क्या होगा, क्या पूरा देश हिल उठेगा, क्या लोग मरेंगे, तो इतनी बड़ी बात होगी कि सरदार सरोवर रुक जाएगा. पर और क्या कर सकते थे, और कितना दमदार स्टेप हो सकता था, पर वही हो सकता है डूबेंगे पर हटेंगे नहीं. यही मेरे को लगता है लुकिंग बैक कि उस स्लोगन में हम कुछ फंस भी गए और कुछ फायदा भी हुआ, पर कभी कभी अपनी ही स्लोगन का एक बोझ हमारे ऊपर रहा, ऐसा भी मुझे लगता है. जब 93 का जल समर्पण की बात हुई और 6 अगस्त का सारा माहौल, फिर केंद्र सरकार ने रिव्यू का वो किया था, इसलिए तब वो बाहर आई थी. तब मैं नवागाम में ही थी, तो रिव्यू को लेकर के खुशी भी थी. जैसे लगता था कि आंदोलन का एक बहुत बड़ा कदम हमारा उठा था, इसलिए वो जल समर्पण की क्रिया हुई नहीं. पर उसके बाद में महाराष्ट्र में कई न्यूज़पेपर में, मुझे याद है प्रकाश बाळ उसमें एक खास थे, इतनी उलट सुलट चर्चाएं हुई कि कैसे मेधा ने वो नाटक ही किया है और ऐसे कुछ हुआ ही नहीं. उसको लेकर बहुत दुख भी हुआ था कि तब मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मेधा की जो क्रेडिबिलिटी थी ना, मतलब उसको सब लोग मान नहीं रहे. ये मुझे उस वक्त पहली बार लगा. कुछ तो लोग ये भी कहने लगे, तुम मतलब मेरे अपने दोस्त थे, तुम लोग जो उसके भक्त हो इसलिए तुमको लगता है इट इज ऑल प्लान्ड, लाइक यू नो. कुछ ये हुआ कि मुझे पहली बार ये लगा कि लोगों माध्यमों के हिसाब से कुछ शंकाएं भी उठने लगी थी. और तब, और अभी भी शायद है मेधा के ऊपर वो कई लोगों का, कि मेधा को बहुत ज्यादा प्रसिद्धि मिलती है. वो सही, मतलब वास्तव में कंपेयर टू अदर आंदोलन, हमारे आंदोलन को प्रसिद्धि बहुत मिली. उसका एक कारण ये भी मैं कहती हूँ हमेशा कि पर ये अंतर्राज्यीय था, केंद्र का भी कुछ हिस्सा था, इससे लेकर एक प्रसिद्धि का भी
ये बढ़ जाता है। और दूसरी बात थी, हमारे जो सपोर्ट ग्रुप्स थे जहां तहां, उन्होंने हर बार वहां कोई ना कोई एक्शन ली है, अनशन किए हैं, सिग्नेचर मुहिम चलाई है, पत्रक बांटे हैं, कई बार किसी मिनिस्टर की गाड़ियां रोकी है। उस एक्शन से भी मीडिया का एक आकर्षित हो जाना था। पर वो जो बातचीत हुई 93 के बाद, उस समय मुझे बहुत दुख भी होता था, बुरा भी लगता था। उनसे बहुत मैं नाराज भी रही और दुख भी हुआ, गुस्सा भी आया। पर उस समय मुझे ये लगा कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आज तक मेधा के ऊपर किसी ने डाउट नहीं किया है, और इन लोगों ने, और साप्ताहिक सकाळ में जो महाराष्ट्र में बहुत लोकप्रिय वीकली है, तो उसमें वो प्रकाश बाळ ने ये आर्टिकल लिखा था, इसलिए एक चोट मुझे आई। पर दूसरी बात उसी समय बहुत ऊपर आई, ये नंदिनी तुम चाहो तो एडिट करो, चाहो तो रखो, जो भी है, पर एक इम्प्रेशंस के हिसाब से मैं रख लूं कि अभी तक के आंदोलन के पूरे कार्यकाल में जो एक उसका कुछ एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए था, वो कभी हुआ नहीं था। इसलिए जैसे मैं पहली बार भी कह चुकी थी, समन्वय समिति और उसकी भूमिका, तो समन्वय समिति का भी क्या भूमिका रही, एक लाउड थिंकिंग के लिए रही। पर हम लोग जो उसमें थे, उन्होंने कई बार उसका परसेप्शन एक बहुत बड़े निर्णय लेने वाली समिति ऐसा लिया था। और ये भी होता था कि बहुत सारे लोग होते थे, इसलिए कई बार ये होता था कि अब ये बात इधर करें या ना करें, उसके लिए भी एक छोटे ग्रुप की जरूरत है, और वो एक स्ट्रक्चर नहीं होने की वजह से कई बार हुआ। तो कुछ न कुछ स्ट्रक्चर होना जरूरी था। मैं ये नहीं विश्वास करती कि उसका रिजिडिटी हो या ये हो, पर एक निर्णय लेने की बातचीत के लिए एक कभी कभी बैठक लेना जरूरी था। दूसरी बात रही वो खेडूत मजदूर का जो ग्रुप था, वो एक अपनी अलग पहचान लेकर ही रहता था, पर वो एक प्रकार से आंदोलन का खास हिस्सा थे। उनको लेकर एनबीए का जो कोर ग्रुप और वो हमेशा चलता रहता था, और थोड़ी अनबन बोलो या मेथोडोलॉजी की ये बोलो तो वो रहता था। बाद में अपने भी कार्यकर्ताओं में, कोर ग्रुप के कार्यकर्ताओं में भी, जो शहरी कार्यकर्ता आप लोगों जैसे थे, उनमें भी काफी अनबन उसको लेकर होती थी। पर वो छोड़ भी दो, फिर भी मुझे ये लगा कि समन्वय समिति की बैठकों के लिए कुछ खास स्ट्रक्चर होना जरूरी था। तो मुझे ये लगा कि वो स्ट्रक्चर और उसकी कार्यपद्धति नहीं होने से कभी कभी ये रहने लगा कि वो मीटिंगें होती है तो होती है, मेधा कभी आए तो ना आए, क्योंकि मेधा ने खुद ने उस मीटिंग को सीरियसली लेना ये हमारे लिए बहुत जरूरी था। अब ये भी गलत बात है कि वही नहीं आना इसलिए सब ठप, ऐसे भी तो अनडेमोक्रेटिक है एक प्रकार से। पर ये बात रहा कि चाहे मेधा का प्रभाव हर निर्णय पर ज्यादा रहा, और इसका एक कारण मुझे ये लगता था कि उसकी जो दौड़ भाग करना, पूरे देश स्तर पर संपर्क रखना, वहां से कुछ चीजें होना, इस कार्य का भी प्रभाव हम पर था कि हम उसको नकार नहीं सकते थे। हालांकि अब किसका काम महत्वपूर्ण है और किसका नहीं महत्वपूर्ण है, ये अंतर करना बहुत मुश्किल है। जो घाटी में रहते थे उनका भी काम महत्वपूर्ण था, जो गांव में नूरजी भाई करते थे वो भी महत्वपूर्ण था। पर आंदोलन पर एक ओनली वन लीडर, इस प्रकार की मेधा की छवि मेरे ख्याल से अभी भी कायम है। और उसमें मैं ये कहूंगी कि जितना उसका रोल है उतना हम सभी का भी रोल है, क्योंकि एक नेता को इतना बड़ा करना ये हमारी भी उतनी ही गलती है। पर एक ये भी बात है कि उसकी क्षमताओं के साथ हम उसका प्रभाव नकार भी नहीं सकते थे। और मुझे याद है कई बार तुम लोगों ने भी कहा है मुझे कि तुम लोग बातचीत क्यों नहीं करते स्वतंत्र, पर नहीं कर सके। बहुत लोग उसके प्रभाव में थे, और एक खुली बातचीत मेरे हिसाब से आज भी
होना मुश्किल है। अब आप लोगों का अनुभव जो रहा है हो रहा है, पर उस वक्त की जो एक कोर ग्रुप के साथ और निर्णय प्रक्रिया को लेकर की बात आज भी हम खुले रूप से बोल नहीं सकते, जबकि अभी 8-10 साल तो हो ही गए होंगे उसके लिए, फिर भी आज वो प्रक्रिया मुश्किल होती है। और अब मैं जब दूर आई हूँ ना नंदिनी, तो मुझे वो और भी ज़्यादा लगता है कि उसका प्रभाव वास्तव में बहुत बड़ा था। उसके बाद प्रक्रिया हमारी उसमें भी गड़बड़ हो रही थी कि NAPM को लेकर भी बहुत चर्चा रही कि NAPM का स्वरूप कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए। और जो वो 4 साल सुप्रीम कोर्ट के स्टे के, वो हमने NAPM की प्रक्रिया में डाले। मेधा ने वो नवनिर्माण को लेकर कई आश्रम अपनी जीवनशालाएं चली। हालांकि मुझे आज भी लगता है कि जीवनशाला को लेकर जो एक आदमी वहां बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, जिसको और कोई काम नहीं, वैसे जीवनशाला नहीं चलती है आज भी शायद। पर मुझे लगता है कि स्कूल चलाना, आश्रमशाला, जीवनशाला चलाना, ये बहुत बड़ा उपक्रम है जिसके लिए एक सतत आदमी, कमिटेड लोग चाहिए। और नहीं तो क्या हो जाता है, एक वो कार्यक्रम हुआ चला गया। दूसरा एक इश्यू था कि वो हमने वो बिलग्राम में वो ना लाइट माइक्रोहाइडल प्रोजेक्ट वगैरह, और हम उस जीवन को सुधारने के लिए ऐसे निर्माण के उपक्रम लेने हैं। और हमको लोग पूछते भी थे ना कि आप लोगों के पास अल्टरनेटिव्स क्या है वगैरह। पर फिर भी मुझे लगता है कि कुछ निर्माण कार्य के लिए सबसे अच्छी जमीन थी निमाड़, कि जहां इस प्रकार के खड़े रहने वाले कार्यकर्ता मिल सकते थे। पर मेरे हिसाब से अपनी पूरी जीवनशाला डूब के कारण कहो, इसलिए जीवनशाला भी उधर ही बनी। निमाड़ में कोई निर्माण का काम हुआ ऐसा मेरी समझ में नहीं है। जबकि मुझे लगता है कि अगर हमको इस तरह के मॉडल रखने थे तो निमाड़ वॉज स्लाइटली बेटर सिचुएटेड देन आदिवासी क्षेत्र। इस प्रकार से होता तो आज शायद खेती वेती को लेकर हम कुछ नया मॉडल उधर रख सकते थे। आज की जो स्थिति है उसमें शायद हमारा स्ट्रक्चर होता कुछ खास विंग्स या बोलो एक ऑर्गेनाइजेशन के, तो शायद ये काम में भी अभी भी अच्छे परिणाम निकल आते हैं, ऐसा अब मुझे लग रहा है। पर वो स्ट्रक्चर तो खैर है ही नहीं, तो अभी कोर्टबाजी चल रही है। अब उस तरीके का आंदोलन का नाम जरूर है, और पर वो आंदोलन मतलब कोर्ट वगैरह वगैरह चल रहा है, लोग कई इधर उधर भी हो गए हैं विस्थापन को लेकर। ये है। दूसरी बात मुझे ये रही कि कभी पूरी ग्राम पंचायत कभी आप अपने ताबे में आई, ऐसा निमाड़ में भी नहीं हुआ है और आदिवासी क्षेत्र में कई 1-2 जगह हुआ है। पर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं हुआ कि पूरी ग्राम सभा के पंचायत राज के हिसाब में हम कभी प्रभावशाली रहे। मतलब हमने ग्राम सभा में वो ये करवा लिए थे रेजोल्यूशन, पर उस तंत्र का फायदा उठाया ऐसा मुझे लगा नहीं। और स्ट्रैटेजी के बारे में मैं कहूंगी कि मुझे लगता है कि हमारी ये स्लोगन ही हमारे पर जरा एक भार बन गई। पर आज भी मुझे लगता है कि हम और कुछ कर नहीं सकते थे। मतलब डूबेंगे पर हटेंगे नहीं, यही सबसे प्रभावशाली रहा अपना मुद्दा उठाने के लिए। जबकि ये इसको लेकर कई विवाद हुए, पर अब अनशन करना ये भी तो एक प्रकार से प्राण गंवाने वाली बात थी, क्योंकि अब अनशन तोड़ना किस बात को लेकर तोड़ते, तो बाद में अनशन भी कितने करे ये भी एक। और हर बार अनशन हो तो मेधा ही उसमें हो, ये चाहे व्यक्तिगत लगे पर उसकी वास्तविकता भी वही रही। मुझे लगता है स्ट्रैटेजी के हिसाब में अपने को सपोर्ट कैसा मिले ये सोचो तो सपोर्ट ग्रुप्स की जो स्थापनाएं थी जगह जगह, ये बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी रही। ये गलत हो रहा है और ये पूरी व्यवस्था ही गलत है, ये कहने का अवसर नर्मदा की लड़ाई में बहुत लोगों को मिला कि, और एक मजबूर हुआ लोग सोचने के लिए कि वास्तव में बड़े बड़े प्रकल्प या अवधारणाएं, इसको लेकर सवाल तो मन में सबके थे ही कहीं ना कहीं,
पर पूरी विकास की धारणा को लेकर के सवाल खड़े करने की संधि नर्मदा बचाओ आंदोलन ने दी। जीवन शैली को लेकर खुद को सवाल करने की प्रक्रिया एक सामान्य मध्यम वर्गीय आदमी को नर्मदा बचाओ आंदोलन के इम्पैक्ट से हुई है। तो ये इस आंदोलन का सबसे बड़ा प्रभाव रहा है कि एक न एक दिन लोग मजबूर हो रहे हर चीज को सवाल करने के लिए। बहुत बड़ी बात है कि इतनी दूर दराज तक हमारे नर्मदा की सोच का लोग आगे आगे सोचे। आई थिंक दिस जल समर्पण वाज अ वेरी सीरियस प्रोग्राम। उसमें और अरुंधति और कौन कौन थे उनके साथ तुम रही होगी, क्योंकि वो उनका समय और कैसे जाता था और उनके साथ का तुमको याद हो कोई स्थिति कैसी थी वो बता सकती हो? तुम्हारी मेमोरी क्या है? अरुंधति थी जल समर्पण केस में और देवराम भाई थे। मेधा खुद तो थी ही। कोठी में हमारे साथ अरुंधति रहती, मतलब कुछ दिनों तक। देवराम भाई तो मेरे ख्याल से वो निमाड़ से ही, पर मतलब वो हमें कोठी में नहीं थे, इतनी बात सही थी। मेधा भी नहीं थी। मैं और अरुंधति काफी दिन उस रहे। और जब ये घोषित हुआ था अरुंधति का जाना, तो हम दोनों में बात होती थी। मैंने कहा कि अरुंधति दे तुम तो सोच लो, क्योंकि पर शी वॉज क्वाइट कन्विंस, जिससे कुछ और है ही नहीं। मतलब कई बार मुझे लगता था कि मेधा से भी ज्यादा अरुंधति एकदम विथ फुल फोर्स यूज्ड टू से। तो वो याद है। पर मुझे वो उसके साथ एक दुख तो मतलब ये कभी मुझे मन में डाउट नहीं आया कि ये लोग अपनी तरफ से कमियां रखेंगे जल समर्पण करने मैं मतलब ये इसलिए मुझे ज्यादा दुख हुआ जब बाद में आके मैंने ये सब पढ़ा ना। तो पर मुझे कभी भी डाउट नहीं रहा। हाँ, ये रहा कि कुछ बात बनेगी तो नहीं करेंगे, और करना भी क्यों ना। तो ये मुझे वहां की तब की याद है कि जल समर्पण के बारे में ये था। और बहुत मतलब उस समय ना एक चार्ज माहौल था, और एक दुख से हम लोग, कई बार ऐसा लगता था कि हम यहाँ कुछ मातम ज्यादा ही पहले मना रहे, कुछ हो इससे पहले ही। पर बहुत दुख से घिरे रहते थे और काम करते थे, पर मन में उचाटपन था कि सरकार तो कुछ घोषित नहीं कर रही है, जो होने वाला है सो होके रहेगा। और मुझे उस समय की उतनी याद है कि दुख ही बहुत था। मतलब बाकी कुछ सबसे आखिरी में जब हमने सोचा था ना अब कल से हम इधर उधर से जाएंगे, तो हमारा आखिरी खाना भी हमको सबको याद है कि बहुत सभी रोए थे। कैसे मिलेंगे आगे कुछ मालूम नहीं था। दोस्त लास्ट वीक वाज जस्ट लाइक दैट, यू नो, देयर वाज नथिंग। कुछ सोच के परे ही हो गए थे। मैं तो खुद सभी, मतलब एवरीबॉडी, भगवान भाई भी कहो, जबकि उनका नेचर ऐसा था, रमेश भाई का भी था कि वो मजाक भी उड़ा लेते। और गांव के आदमी में एक ये भी होता है ना कि हंसमुख ज्यादा, मतलब कुछ छोटी छोटी बात को लेकर भी वो टेंशन रिलीज करते थे, या पता नहीं उनको मतलब कन्विंस नहीं थे कि ये मरेंगे ही, जो मुझे लगता था। तो ये भी हो सकता था। पर दे रियली केप्ट कंपनी गोइंग एंड आई रिमेम्बर, माई मेमोरीज आर ओनली दैट, नथिंग मोर देन दैट आई रिमेम्बर। उसके बाद की जो ये है वो मुझे याद है कि वो सत्याग्रह हो ना हो वो बात चलती थी, कॉम्पेंसेशन की बात होती थी, और लड़ाई भी खूब। जीवनशाला का भी निर्माण हुआ, बिलगांव का भी प्रोजेक्ट हुआ। पर उसके बारे में मुझे ये रहा कि ये भूमि ठीक नहीं है इस प्रकार के निर्माण के लिए। कई बार विशेषकर से पड़शीकर जी का हमेशा कहते थे कि मेधा ने घाटी छोड़नी ही नहीं चाहिए कभी भी। अब जो है सो अब हमने कर लिया, अब जिनको कुछ और करना है वो घाटी में आके हमसे बातचीत करें, हम अब घाटी से नहीं निकलेंगे। जहाँ तक बात रखनी थी, मुद्दा रखना था, सब जगह रखा हुआ है। अब जो कुछ होना है वो इसी भूमि पर घाटी में ही होगा, इधर उधर घूमने की ये नहीं, ऐसा उनका ख्याल था। फिर बीच में एक रैली फॉर वैली, वो भी एक अरुंधति के रॉय के साथ हुआ। रैली फॉर वैली में अरुंधति रॉय की भूमिका स्पष्ट थी, उसमें कोई नहीं थी, पर पूना में काफी प्रवाद थे उसको लेकर।
तो मुझे अभी तक मतलब ये लगता है कि उसमें कोई गलती नहीं थी. शी वॉज वेरी क्लियर व्हाट शी वांट्स टू डू. और हम लोग अभी तक सपोर्ट ग्रुप का सपोर्ट ले ही रहे थे ना. उसमें ये एक और नया दौर, मतलब उसका एक अलग तरीका. तो उस लिहाज से फिर पूरी घाटी में भी एक प्रोग्राम बहुत चला और लोगों का भी अब प्रसिद्धि मिलनी तो वो जरूरी भी है एज ए स्ट्रेटेजी हमारे को लेकर.